Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the Indian economic development for class 12th and it is our fourth part of the second chapter, that's name is the 5-year plan in India. Our today's topic is the achievement of the goals. जो गोल प्लानिंग्स के जो गोल सेट किए गए उसमें हमारी अचीवमेंट कैसी थी उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है the goals of the plannings during the period of 1950 to 90s when the first 7 5-year plan were conducted. अगर हम बात करें जो गोल्स की अचीवमेंट जो रहा 1950 से 1990 तक की बात करें जिसमें 7 5-year प्लान कंडक्ट किए गए थे, कहता है कि दिस कंटेक्स्ट ऑफर द सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अचीवमेंट इन द. अब ये सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन जो हमारा अगला आपकी बुक का जो चैप्टर है वो अगले चैप्टर्स में इसके बारे में डिफाइन करेगा. तो फिर भी अगर जो हमारा अचीवमेंट रहा प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें, कहता है द ऑफ द अचीवमेंट इज द प्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. अब कौन कौन से टर्म्स रहे तो उसमें पहला आता है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. कैसे कहता है कि ऑल दो for the most of the plans has failed to achieve the target rate of the group. अगर ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर क्या रहा कि जितने भी हमारे प्लान थे उसमें से ज़्यादातर प्लान फेल हो गए. यानी ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो टारगेट गोल रखा गया था वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसको अचीव नहीं करे. इट वॉज सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द डेडलॉक ऑफ इकोनॉमिक सेगमेंट्स that it has the experience at the time of independence. जैसे इसमें ये भी कह रहा है कि ये उसको तोड़ने में ये तो मतलब जो सेगमेंट इकोनॉमी थी जो बहुत ही स्लो स्पीड से रन कर रही थी या तो नहीं के बराबर चल रही थी, ऐसी सिचुएशन को तोड़ने में तो ये सक्सेसफुल है, जैसा कि इंडिपेंडेंस के टाइम में हमने महसूस किया था अपनी इकोनॉमी के बारे में. फिर ये भी कहता था प्रायर टू द प्लानिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम. और जो उस सिचुएशन की हमारी जो नेशनल इनकम थी उस वक्त जो इंक्रीज कर रही थी, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर बात करें तो ब्रिटिश रूल्स में उसमें 0.5% के हिसाब से पर एनम हमारी इंक्रीज, यानी बहुत ही कम हमारी इंक्रीजिंग थी पर कैपिटा इनकम. बाय द एंड ऑफ द 7th प्लान इट वाज रिकॉर्डेड टू बी 5.8%. जब 7th ईयर जो 7th प्लान हमारा जब तक खत्म हुआ, यानी कि 1990 तक का जो हमारा प्लान था जब खत्म हुआ, उस समय जो हमारी अपनी इनकम थी, यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात कर ले या फिर जो परसेंटेज की बात करें इंडियन इनकम नेशनल इनकम के इंक्रीज होने की, वो हमारी पहुंच गई थी 5.8% तक. फिर कहता है रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए. 5-year प्लान कंट्रीब्यूट टू द डेवलप्ड ऑफ द एग्रीकल्चर इन द 2 ways. 2 तरीके से इसमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया 5-year प्लान के थ्रू. पहला थ्रू द लैंड रिफॉर्म्स, पहले लैंड रिफॉर्म्स किया गया, फिर थ्रू द इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने का काम किया गया जिसके थ्रू हम फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे थे. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स फोकस ऑन द एबोलिशंस ऑफ द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल्स. तो लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया, जो टीलर्स हुआ करते, टीलर्स का सेंस आपको मैंने पहले भी बताया कि छोटे किसान होते थे जो लैंडलेस होते थे या फिर इनके पास जमीनें भी होती थी तो बहुत ही कम होती थी. तो जो स्टेट्स थे यानी कि जो जमींदार होते थे या फिर जो किंग होते थे, इनकी ज़मीनों को ऐसे लोगों से ज़मीनों को लेके उन लोगों को ज़मीनों को देने का काम किया गया था जिनके पास कोई लैंड अपना नहीं था फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए. यहाँ कहता भी क्या, इसके साथ साथ क्या फोकस किया गया, वाइल द टेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑन द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात कर रहा है. टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हमने फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जाए. owing to these reforms there was a revolutionary rise in the agricultural output. अब इसका फर्क क्या पड़ा कि बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ किसमें, एग्रीकल्चरल आउटपुट में. पहला क्या कि लैंड रिफॉर्म्स हो गया, दूसरा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गई, तो जिसका इम्पैक्ट क्या रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी उसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग हुआ आउटपुट के मामले में. फिर यह कहता है एंड द प्रोडक्टिविटी के मामले में. फिर कहता है ग्रीन रिवोल्यूशन द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स वॉज द हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज. अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा, हमने भी पिछले वीडियोस में देखा था कि हमारी जब 1965 के टाइम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट जब बन रही थी, 1962 के वॉर के टाइम में जब हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो अमेरिका ने हमसे कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई बंद नहीं करेंगे तो हम आपको फूड की सप्लाई रोक देंगे. उस वक्त हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी उसने ये सोचा कि ऐसी सिचुएशन अगर दोबारा आती है तो फिर हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी. तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के बजाय हम क्या करें,
अपनी इकोनॉमी को इस लायक बनाए कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। तो इसमें जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो बहुत बेहतर इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से इन्होंने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया एग्रीकल्चरली, और तो और जो प्रोडक्शन रहा वो ज़्यादा कर पाए। तो एक मैसिव चेंजेस देखने को मिला इंडियन एग्रीकल्चर में। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज के ग्रोथ की अगर बात करें तो 5 ईयर प्लान्स गिव अ बिग पुश टू द बेसिक एंड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो 5 ईयर प्लान था उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में, जिसमें मान लीजिए हम आयरन एंड स्टील की बात कर ले, मशीनरीज की बात कर ले और केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, इनके वो बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर कहता ऑल्सो द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव सब्सिक्वेंटली grown to achieve the level of self sufficiency। और इसके साथ साथ क्या हुआ, हमने तो कैपिटल गुड्स के तो बारे में बात की, बहुत अच्छा इंपैक्ट रहा उसका, बहुत हम ज़्यादा उस पर ग्रोथ कर पाए, लेकिन इसके साथ जो हमारा कंज्यूमर गुड्स है उस पर भी हमने फोकस किया, और जिसके लिए हमने देखा क्या कि हमारी जो बेसिक नीड्स है उस पर हम सेल्फ सफिशियंसी की तरफ मूव कर गए, यानी कि हमारा जो बेसिक जरूरत है हम खुद पूरा करना शुरू कर दिए। कहता बाई एंड ऑफ 1990 द इंडियन इकोनॉमी हैव अचीव द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एन इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। 1990 तक इंडियन इकोनॉमी को क्या गए, एक अच्छा पीक मिल गया, अच्छा पोजीशन मिल गया डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में। फिर ये भी कहता है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, और भी जो एलिमेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, उन सभी के डेवलपमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 एंड 90 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, एक बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें रिकॉर्ड किया गया था। और भी कहता है इसे रेलवे ने क्या किया, जो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने का काम किया, जिससे जो गैप था ट्रांसपोर्टेशन का उसको दूर करने का काम किया गया। फिर इसके साथ साथ नेटवर्क को ज़्यादा बेहतर करने का काम किया गया, रेलवे नेटवर्क को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब भी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, जो प्रोडक्शन है वो अपने अल्टीमेट मार्केट तक पहुँचाने का काम कर सके। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ की बात आती है, और इसमें भी एक अच्छा बूस्ट मिला, एक अच्छा पुशअप मिला कि हाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड हुआ हमारा और एजुकेशनल लेवल भी डेवलप्ड हुआ। हम बात करें टू एक्सपेंशन ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़, there was a significant fall in the death rate and the significant raise in the average life expectancies। अब इन दोनों के ठीक होने से क्या रहा, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा होने से और एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छे होने से क्या रहा, जो डेथ रेट थी, जो डिक्लाइन हमारी ज़्यादा, मतलब डेथ रेट जो हाई थी वो लो हो गई, और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो कम थी अभी वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पहले 35 थी, अभी 60 के करीब पहुंच गई। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1991 there was a considerable change in the value and composition of the Indian export and imports। तो बहुत सारे चेंजेस आए उनकी क्वांटिटी में, क्वालिटी में और कंपोजिशन में। और फिर कहता है प्रायर टू द प्लानिंग्स इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स एंड द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। तो आपको पहले बताया था कि हम अंग्रेजों के टाइम में क्या हो गए थे, प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्टर थे, ठीक है। और आज के टाइम में क्या है कि हम उस सिचुएशन की अगर बात करें तो प्राइमरी गुड्स को बेचते थे दूसरी कंट्रीज को, और वहां से जो फिनिश्ड गुड्स होते थे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए परचेस करने का काम करते हैं। द पीरियड ऑफ द 1950 to 1990 saw the gradual shift in this trend. India started the exporting the emerging goods, engineering goods, a sign of the Indian emergence as an industrial nation। फिर क्या हुआ, इसमें जो चेंजेस आए इस पॉलिसीज में क्या रहा कि इंडिया जो था, जो पहले इंपोर्टर हुआ करता था खासतौर से फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, अब आज के टाइम में वो क्या है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को वो दुनिया को बेचने का काम कर रहा है, जिससे ये साफ साफ साइन होता है, इससे साफ साफ इंकरेज आता है हमारे पास कि इंडिया अब क्या हो गया, एक इंडस्ट्रियल नेशन, इमर्जिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन गया। फिर हम बात करेंगे इन शॉर्ट इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 recorded a notable growth in the national income along with the significant structure change across the all sectors of the economy, but there was the certain dark spot and the stark failure। तो कुछ हमने तो अचीवमेंट देख ली, लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन थी जो बहुत ही फेल्योरिटीज, मतलब जो फेल्योर होने की भी कंडीशन को रिप्रेजेंट करती थी। कहता कि वी फेल टू द
इरेडिकेट द पॉवर्टी, हम पॉवर्टी को खत्म करने में फेल हो गए, पॉवर्टी को हम नहीं खत्म कर पाए। फिर कहता फेल टू द कर्व द हाई रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, जो महंगाई की जो सिचुएशन थी उसको हम खत्म करने में फेल हो गए। फिर कहता टू फेल द कंटेन द क्राइसिस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को खत्म करने में हम फेल हो गए, हम नहीं कर पाए। फिर कहता वी फेल टू द जनरेट द इकोनॉमिक एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग द मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के प्रोसेस में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी जनरेट करने में हम क्या हो गए, फेल हो गए। तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको हम पूरी तरीके से कवर अप नहीं कर पाए। तो ब्रीफली अगर देखा जाए द स्ट्रेटेजी ऑफ द ग्रोथ एज evinced by the planners provide to be the questionables disappointations of dispensions of for the growth of Indian economy to desert extent. Accordingly, there was a substantial shifting of the strategy of the growth in the 1991 new economical policy was designed and implemented to foster द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ। तो इसके बाद क्या रहा कि 90 तक की जो सिचुएशन रही हमारी, अगर देखें तो उस पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नोटेबल चेंजेस को मेंटेन करती, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी भी थी जो डिसअपॉइंट करती थी। लेकिन 1991 की पॉलिसीज़ के बाद इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ आया। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट टू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।